वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस साबिर फिजादा चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। तो आपसे काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई। आपके क्या रीजंस रही जिसकी वजह से मैं चैनल पे नहीं आई, और इसके अलावा आपने रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपने बहुत सी क्यूरीज जो है हमें भेजी हैं। तो चलें इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कि आपके तमाम क्वेश्चन को हम फिल कर पाए। तो हम साथ साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे और साथ साथ उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को चलाने में हमारा भरपूर साथ दिया। तो चलें सबसे पहले हम आपके पहले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि रमजान स्पेशल ट्रीट चलाने के पीछे हमारे क्या मकासद थे। तो चलिए आपको इसका आंसर देते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस रेस करना, ठीक है, ताकि साइटेड लोगों को भी पता चल सके कि वीकली चैलेंज हर चीज कर सकते हैं, यानी कि वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो ये सबसे पहली रीजन थी, अवेयरनेस रेस करना। सेकंड रीजन ये थी कि हमारे बहुत सारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली कुकिंग कर सकें, अपने सहर और अफ्तार को खूबसूरत बना सकें। और हमें इससे रिलेटेड ये फीडबैक भी मिला है कि हमें बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम हम अफ्तारी के टाइम आपकी वीडियो चलाते थे और हम कुकिंग करते थे, तो कुछ ठीक हो जाती थी, कुछ खराब हो जाती थी। एक तो ये रीजन है। नंबर 3, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे खाना पकाना सिखाया जा रहा है, लेकिन वीकली चैलेंज से रिलेटेड ऐसे या बहुत ज्यादा चैनल्स मौजूद नहीं है जिसपे VI कॉन्फिडेंटली जो है उन एक्टिविटीज को समझ सकें और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। तो दिस इज द मेन रीजन ये चैनल चलाने का। और सबसे अहम चीज जो यही थी हमारे नजदीक कि हम एक जो गैप है विजुअली चैलेंज और साइटेड का उसको खत्म कर सकें, ताकि कोई ये ना कहे कि ये ब्लाइंड है, ये नहीं कर सकता, और ये साइटेड है एंड ही और शी कैन डू एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। आपने हमसे ये पूछा कि हमने या तो अपने खानों में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया है या फिर हम एकदम से जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आ गए, यानी कि हमने एयर फ्रायर यूज किया। इसकी क्या रीजन है? इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, मिट्टी के बर्तन जहां तक हमने इस्तेमाल किया है, अगर आपको याद हो या अगर आप लोगों की नॉलेज में हो, हमारे जितने भी फोरफादर्स थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया करते थे और मिट्टी के ही बर्तन में पानी पिया करते थे। एक तो ये हमारी सुन्नत भी है, और दूसरा मिट्टी में ये खासियत होती है कि वो जितने भी जर्म्स हैं उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले और आपके स्टमक को ठीक रखे। और वैसे भी आजकल जैसे कोविड चल रहा है, पूरी दुनिया नेचर के करीब जा रही है, यानी कि नेचुरल चीजों पे आ रही है, इसलिए हमारी भी भरपूर कोशिश रही कि हम अपने विजुअली चैलेंज को भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो नेचर के करीब कर सकें, ताकि वो इजीली मिट्टी के बर्तन में एक बेहतरीन खाना बना सकें। मिट्टी के बर्तन में एक खास बात यह है कि खाना तो आपका अच्छा बनता ही है, लेकिन आपके खाने की जो खुशबू होती है, जो अरोमा होता है, वो ज्यादा नहीं तो 1-2 घरों तक तो जरूर पहुंचता है। तो दैट इज द मेन रीजन। एंड सेकेंडली हमने इसमें टेक्नोलॉजी का या एयर फ्रायर का यूज किया। उसकी क्या रीजन है? उसके यहाँ पे 2 रीजन है। सबसे पहली रीजन तो ये है कि हमारे यहाँ बिजली चैलेंज को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, और ये कहा जाता है कि आपको करंट लग जाएगा, आप मत जाएं इसके करीब, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी और अहम बात, अगर उनके सामने कोई टेक्नोलॉजी आ भी जाए तो वो यूज नहीं कर पाते। इसकी रीजन क्या होती है कि एक्साइटेड तो जब टीवी पे देख लेता है, उसका इस्तेमाल भी उसको समझ आ जाती है, लेकिन एक VI ऑफकोर्स सेंस ऑफ टच से काम करता है, तो जब तक उसको नजर नहीं आएगा, वो उसको नहीं हाथ लगाएगा या उसको कोई बताएगा नहीं, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो इसी चीजों को लेते हुए हमने इसमें डिफरेंट जो टूल्स हैं इसमें यूज किए हैं, जूसर जग्स वगैरह को यूज किया और एयर फ्रायर को यूज किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम ये एयर फ्रायर कोई चीज आई है, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि एज एन ब्लाइंड पर्सन आप एयर फ्रायर यूज नहीं कर सकते, आपको नहीं आता करना, आप अपना हाथ जला देंगे या आपको करंट लग जाएगा। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स नेचर के भी करीब रहें और साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी से वो अवेयर हो सकें।
क्वेश्चन नंबर 3 आपने ये पूछा है कि हमने अपने तमाम खानों में साबित गरम मसाले का इस्तेमाल क्यों किया है, उनको फ्रेश क्यों पीसा है, जबकि बहुत सारे मसाला जार के डब्बे मिल सकते हैं जिनको हम यूज करते हुए इजीली खाना बना सकते हैं। लेकिन इसकी एक रीजन है कि हम ये नहीं कहते कि जो बाजारी डब्बे हैं उनके खाने अच्छे नहीं होते, ये मसाला जार अच्छे नहीं होते, उनमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप हमारे आबा अजदाद की बात देखें तो वहाँ पे हर चीज जो है वो उन्होंने एक ताजी पीस के इस्तेमाल करते थे, जो फ्रेश चीज होती है, जो ताजी पीसी हुई चीज होती है। एक तो वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है और दूसरा उसमें खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। मैं यहाँ पे एक फीडबैक शेयर करना चाहूंगी। हमारे साथ इंडिया से एक लेडी थी जिन्होंने आके नीचे मैसेज किया कि वाह राबिल, आपकी जब हमने ये रेसिपी ट्राई की तो हमें लिटरली जो है अपनी दादी माँ का घर या नानी माँ का घर याद आ गया। और बहुत सारे लोगों ने, हमें साइटेड लोगों ने ये भी फीडबैक दिया कि आपने हमें अपने बचपन में पहुंचा दिया। दैट इज द मेन रीजन कि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और आपके खाने को 4 चांद भी लग जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी इन एक्टिविटीज में भरपूर साथ दिया। यानी कि 30 डेज की जो एक्टिविटी थी इसमें भरपूर तरीके से आपके सहर और अफ्तार को खूबसूरत बनाया। इसमें मैं सबसे पहले जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी वो है मोहम्मद सदीक, अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से है, अली अब्बास, रावलपिंडी, फरहान everyone. This is Farhan Shahid from PFFB. मायरा आरिफ, मैं मायरा इस्लामाबाद से। ये तमाम मास्टर ट्रेनर्स हैं जिन्होंने बाकायदगी से आपके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे और आपके पर्सनल नंबर पे भी बाकायदगी से जो है रेसिपीज शेयर की। क्वेश्चन नंबर 4 आपने हमसे ये पूछा कि हमारे खाने इतने कलरफुल कैसे होते हैं। तो वेल इसका तो एक ही आंसर है दैट वी लव कलर्स एंड जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको बताती चलूं कि बाय चांस ही ऐसा हुआ कि हमने जितनी भी इसमें रेसिपीज आपके लिए लेके आए उनके कलर बहुत ही ज्यादा चार्मिंग से थे, जैसे कि टोनर टी हो गया, ओरियो शेक हो गया, इसके अलावा हमारे डिफरेंट टोस्ट हो गए, डिफरेंट ड्रिंक्स हो गए। और आप लोगों ने ये कहा कि जब भी हम रेसिपीज देखते थे और हमें लगता था कि इट्स लुक यमी, ये फौरन से ट्राई कर लेना चाहिए। असल में इसकी मेन रीजन ये होती है कि जब हम खाने को ओवर कुक कर देते हैं तो खाना जो है अपनी शक्ल जो है वो खराब कर जाता है और खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो आपने ये देखा कि हमारे खाने इसलिए कलरफुल थे, एक तो हमने सिंपली जो है इसको स्लो फ्लेम पे अपने खाने को बनाया और कोशिश ये की कि मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैक्सिमम टेस्ट आप तक पहुंचा सके। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। आपने ये पूछा कि हम ये तमाम रेसिपीज कौन से चैनल से उठाते हैं और हमारी रेसिपीज इतनी यूनिक कैसे होती हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये किसी भी चैनल से, किसी भी किचन से बिल्कुल भी नहीं उठाई जाती। 100% ये तमाम रेसिपीज PFFB किचन एंड कैफे की होती हैं और हमारी भरपूर कोशिश ये रहती है कि हम मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके सामने एक अच्छी डिश ला सकें। ये तमाम रिसर्चेस यहाँ पे हमारे किचन में चलती हैं। जब वो तैयार हो जाती हैं तो हम एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट लोगों को इसको टेस्ट करवाते हैं, फिर मेडिकली इसको प्रूफ करवाते हैं और फिर उसके बाद ये तमाम रेसिपीज आप तक पहुँचती हैं। इसी तरह से हमारे जितने भी मास्टर शेफ हैं उनके यहाँ भी यही चीज ही चलती है। PFFB किचन एंड कैफे से तमाम रेसिपीज जो है वो प्रूव होती हैं, फिर हमारे मास्टर शेफ के पास जाती हैं और फिर वो आपके सामने पेश की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपने ये पूछा कि जब हम देख नहीं सकते, हमें नजर नहीं आता, तो इतनी परफेक्ट कुकिंग हम कैसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज तो बताती चलूं, हम कोई भी हुनर सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए सिर्फ हमारी आईज ही काम नहीं कर रही होती बल्कि हमारी तमाम सेंसेस जो हैं वो उसमें एक्टिव हुई होती है। खाना बनाने की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो खाने का ताल्लुक कभी भी आंखों से नहीं होता, यानी कि आपके विजन से नहीं होता। खाना बनाते हुए जो जो सेंसेस आपके एक्टिव होते हैं उसमें सेंस ऑफ हियरिंग होता है, सेंस ऑफ टच होता है, सेंस ऑफ स्मेल होता है, यानी कि आपको पता चल सके कि खाने में कुछ पानी तो नहीं रह गया, आपको पता चलता रहता है, उसकी खुशबू से आपको अंदाजा होता रहता है। सेंस ऑफ टच से हम चिकन को जब वॉश करते हैं सिरके में डाल के और साथ ही साथ जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो ये सारी चीजें हमें अंदाजा हो रहा होता है। जहाँ तक विजन की बात है, हमें कुकिंग में विजन की सिर्फ वही जरूरत पड़ती है जब हम ये देखना चाहें कि हमारी इस डिश का कलर क्या आया है और ये देखने में कैसी लग रही है, ये प्रेजेंटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम डिफरेंट एप्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि बी माई आईज है, टैप टैप टू सी है, काइबो है और बहुत सी एप्स है।
सो वेल मेरा ये मानना है कि कुछ भी सीखने के लिए आपको आंखों से ज्यादा पैशन की जरूरत होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम मास्टर शेफ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने रमजान शरीफ में रोजे के साथ आप लोगों के लिए मजे मजे की रेसिपीज लेके आए और उसकी वीडियो भी बनाई, शूटिंग भी की और आपके सहर और अफ्तार को खूबसूरत बनाया। जिनमें सबसे पहली है हमारी फरवा शाहबाज जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, सो थैंक यू फरवा। और दूसरे नंबर पे है सना खान जिनका ताल्लुक वाकई से है। इसके अलावा अस्सलामुअलैकुम लाहौर से। जी क्वेश्चन नंबर 7 की जाने चलते हैं। आपने हमसे ये पूछा कि क्या हम कुकिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारी ये ट्रेनिंग से वीआई स्टूडेंट्स को फायदा भी होता है या जस्ट सीखने की हद तक हम उनको सिखाते हैं। तो वेल यहाँ पे मैं आपको आंसर देती चलूं, हम बाकायदगी से ट्रेनिंग भी देते हैं। इंडिपेंडेंट कुकिंग स्किल्स वर्कशॉप के नाम से हमारे इस टाइम बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट इलाकों में अपने रिसोर्सेज में रहते हुए इनकम जनरेट कर रहे हैं। बल्कि वो तो बहुत ही दूर की बात है, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस रमजान शरीफ के मौके पे हमारे बहुत सारे साइटेड और वीए स्टूडेंट्स ने रमजान शरीफ में और ईद पे इनकम जनरेट की है। और उनका ये कहना है कि हमने जिनको ड्रिंक्स जो उनको सिखाई हैं और जो स्पेशली जिन जिन चीजों से वो इनकम जनरेट करने में कामयाब हो पाए उनमें है कप पिज्जा, 1 कप ब्राउनी, फ्लूदा स्लश, टैमरिंड स्लश, मलबरी मार्ट और तमाम इस तरह के ड्रिंक्स जिससे उन्होंने बहुत सी इनकम जनरेट की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स अपने रिसोर्सेज में रहते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी भी खूबसूरत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपने हमसे ये पूछा कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी और इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया आपके साथ शेयर करती चलूं। तो वेल अगर मैं आपसे ये कहूँ किसी इदारे से इसकी ट्रेनिंग दी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कुकिंग की ट्रेनिंग हासिल की है अपनी मदर से, अपनी नानों से और अपने घर के कल्चर से। क्योंकि अगर आपने मेरी तमाम रेसिपीज को फॉलो किया हो, इसमें बहुत सी सिंपल सी रेसिपीज हैं और बिल्कुल नेचर से रिलेटेड हैं। यूनिक मेरी रेसिपीज कैसे हैं, उसमें सिंपल सी इतनी सी बात है कि इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं जो हम सबके घर में होते हैं, बस थोड़ी सी टेक्निक चेंज करने से वो एक बेहतरीन और यूनिक रेसिपी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपने ये पूछा कि इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्टेड वाकया है मैं आपके साथ शेयर करूं और मैंने कुकिंग कौन से साल में सीखनी शुरू की ये भी बताऊं। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि मुझे बचपन से जो है ना वो खाना पकाने का बहुत शौक था। जैसे बच्चों की डिफरेंट हॉबीज होती है ना, मेरी बहुत सारी हॉबीज में एक ये हॉबीज भी थी। व्हेन आई वाज इन 3 क्लास तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं किचन में जाऊं, लेकिन घर का कल्चर कुछ इस तरह से था, कुछ मदर किचन में नहीं जाने देती थी और कुछ किचन में मेड्स वगैरह भी मौजूद होते थे या मुरीदैन खाना बना लेते, तो ऐसे किचन में एक्सेस होती नहीं थी। तो मैं इंतजार करती थी जब सारा घर सो जाएगा ना तो मैं दोपहर के टाइम किचन में जाती और कुछ ना कुछ ट्राई करके आ जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही एक गर्मी की दिन था और 3 बजे का टाइम था, जब मैंने तसल्ली कर ली कि पूरा घर सो गया है, मैं आराम से कमरे से बाहर आई, किचन में गई और मैंने एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी जो है वो उसको ट्राई की। रेसिपी क्या थी चले आपके साथ भी शेयर करते हैं। मैंने सिंपली टमाटर की जो है वो ऊपर से कैप कट की, उसमें से उसका तमाम पल्पी मैंने बाहर निकाला, उसमें मैंने पत्ती को ऐड किया, साथ में सत्तू को ऐड किया और आई डोंट नो उसमें मजीद क्या क्या चीजें ऐड की कि उसका कलर जो है वो पर्पल टोन में चला गया। मैंने भी उन तमाम चीजों को अच्छी तरह से कुक किया। कुक करने के बाद उन तमाम चीजों को दोबारा से मैंने टमाटर के अंदर भर के उसके ऊपर ढक्कन देके यानी कि कैप देके उसको अब मैं स्टीम करने के मूड में थी कि अब इसको चूल्हे पे रख के इसको हल्की आंच पे स्टीम किया जाए। थोड़ी देर गुजरी के मेरे मामू आ गए और उन्होंने पूछा बेले क्या कर रहे हो। मैंने कहा मामू मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी ट्राई की है, तो आप खाना पसंद करेंगे, लेकिन हाँ मम्मा को नहीं बताना आपने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन जब उन्होंने शक्ल देखी तो उनके तो चेहरे पे एक रंग आए एक जाए। वो कहे ठीक है पहले मैं खा लूंगा, पहले बताओ तो इसमें डाला क्या क्या है। और जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ओए ओए अगर मैं थोड़ी देर और ना आता तो पहले आपने तो ये जहर खा लेना था। तो तब उन्होंने मम्मा को जाके बताया और उसके बाद मेरे लिए किचन जो है उसके दरवाजे खुल गए। और फिर ये होता है कि किचन में 3 दफा या 5 दफा खाना जरूर बनता, साथ छोटी सी टेबल पे मेरे लिए भी कुछ ना कुछ बड़ा होता, जिसकी वजह से मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती। कभी चीज अच्छी बन जाती और कभी बिल्कुल वेस्ट हो जाती। फिर
6-7 क्लास में आए तो निगाह ही चली गई, फिर तो घर वालों ने रोका ही नहीं कि जो मर्जी करती रहूं। तो वेल मेरे घर वालों का ये कहना है कि मैं शायद बचपन से ही रिसर्चर हूँ, क्योंकि मेरे मामू ये कहा करते थे कि जिस तरह से मार्कोनी रेडियो बनाने में कामयाब हो गया है, स्टीफन जो है वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया है, किसी दिन बेले की भी रेसिपीज जो है वो हिट हो जाएंगी, कोई ना कोई यूनिक रेसिपी बन ही जाएगी। और अब जब मेरे मामू वो वीडियोस देखते हैं या बाकी घर वाले सारे मेरी ही रेसिपीज ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा शायद यहाँ पे ये मानना है कि कोई भी बेस्ट से बेस्ट चीज लाने के लिए आपको बहुत सी रिसर्च की जरूरत होती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं अपने तमाम ऑनलाइन पर्सनैलिटी ग्रूमर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में रेसिपीज पहुंचाई। तो जिनमें सबसे पहली है मायरा साजिद, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, नादिया सबा इस्लामाबाद से, अनीला शहजादी गुजरावाला से, रुबाब जहसेब गुजरावाला से, आयशा आतिफ लाहौर से, नबीला अंजली लाहौर से। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फाइनली आपका क्वेश्चन पेपर हमने काफी हद तक कवर कर लिया है, तो अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब। आपने हमसे ये पूछा कि क्या हमें कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। ऑफ कोर्स मेरा ये मानना है कि जो भी मुश्किल रास्ता होगा वही आपको मंजिल की जानिब लेके जाता है। हर रास्ते में, हर मंजिल में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन देखना ये होता है कि हम उन कठिनाइयों को किस तरह से अच्छे से कवर कर पाते हैं। तो जब हमने सबसे पहले इसका आगाज किया, हमने ये सोचा कि आप लोगों के लिए कोई स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट की जाए। तो और हमारी तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस चैनल पे आती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से हमारा जो IT डिपार्टमेंट जो है वो क्लोज हो गया था और हम उस चैनल से अपलोड नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें तमाम रेसिपीज जो हैं राबेल पे ज्यादा चैनल से हमें चलानी पड़ी। और मैं आपको बताती चलूं कि हमने 29 डेज में आपको 38 के करीब जो हैं वो डिशेस आप तक पहुंचाई हैं। ऑफ कोर्स 38 डिशेस के पीछे हमारी जितनी एफर्ट हुई है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि पहले हम वीडियो शूट करते थे, फिर हम रिकॉर्डिंग करते थे, फिर एडिटिंग होती थी और उसके बाद चीज आप तक आती थी। पहले हमने ये सोचा था कि 20 दिन तक ये रेसिपीज आप तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि उसके बाद 10 दिन के लिए मैं इत्तेकाफ में बैठ जाती हूँ। लेकिन 10 दिन के बाद ही हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलना शुरू हो गया कि आप इनकम जनरेट आप लोगों ने करनी शुरू कर दी है, या बहुत सारे VI स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बल्कि हमारे बहुत सारे जो साइटेड लोग जो हैं वो भी बहुत खुश हैं और वो भी चाह रहे हैं कि अच्छी अच्छी रेसिपीज दी जाए। तो वी हैव जस्ट ओनली 20 डेज और हमने फिर अपनी तादाद बढ़ा दी, अपनी स्पीड बढ़ा दी हमने। मुझे याद है हम असर के बाद जो वीडियोस शूट करना शुरू करते थे तो हम सहरी तक इसी काम में ही लगे रहते थे, क्योंकि एक स्टेप को VI तक पहुंचाना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको लिखना, उसको बोलना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें कबूल और मंजूर किया। साथ ही साथ 11वें रोजे को अनफॉर्चुनेटली PTV न्यूज वाले जो हैं वो हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि वो ईद के मौके पे कोई स्पेशल प्रोग्राम चाह रहे हैं विजुअल चैलेंज के लिए। तो रोजे के साथ एक डिफिकल्ट टास्क था, पूरे ऑफिस को डेकोरेट करना था बैलून से, फ्लावर से और डिफरेंट चीजों से। खाने का भी इंतजाम किया और आप ये सोचे कि रोजे के साथ ये पूरी टेबल सजी हुई है, हमारा क्या दिल कर रहा होगा कि हम इसको खा लें जल्दी से। और फिर हमने टाइम को मैनेज करते हुए अपने 8 से 10 स्टूडेंट्स को डिफरेंट शहरों से बुलाया और हमारी ये फुल डे वो हेक्टिक एक्टिविटी थी, जिसको हमने करने के बाद फिर हम किचन में चले गए और आप लोगों के लिए ये रेसिपी रिकॉर्ड की। तो कुछ तो ये चैलेंज से फिर मैं इत्तेकाफ में बैठ गई और मैंने मोबाइल जो है वो अपने घर वालों को दे दिया कि रेसिपीज हो चुकी हैं, आप लोग अपलोड कर लें। 24वें रोजे को मुझे पता चलता है कि मेरे फादर जो है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है और वो ICU में शिफ्ट हो चुके हैं। और उस वक्त घर वालों ने मेरे हाथ में अंदर ही मोबाइल दे दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह की भी इबादत करें और खल की इबादत भी खुद ही करें अंदर बैठ के। अफकोर्स पूरे घर वाले जो हैं वो काफी डिस्टर्ब हो चुके थे, जिसकी वजह से आपको रेसिपीज जो हैं वो सहरी के बाद मिलने लगी, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि सहरी के बाद आप मोबाइल ऑन करें, वीडियो अपलोड करें और फिर ऑफ करके दोबारा से अपनी एक्टिविटीज में मशगूल हो जाए। 4 रात तक ये सिलसिला चला। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, लाख एहसान है कि हमने जो काम शुरू किया था उसको इख्तिताम तक भी पहुंचाया, बल्कि हमने 4 रात स्पेशल ट्रीट भी आपके साथ शेयर की थी। लेकिन जब ये तमाम चीजें हो गई तो मुझे याद है कि जब मैं बाहर आई मेरे फादर स्वेयर कंडीशन में थे, उनके मुंह पे ऑक्सीजन लगी हुई थी, मास्क लगा हुआ था और बहुत ही ज्यादा जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुके थे। तो ईद का दिन था, प्रोग्राम अभी मैंने अपलोड नहीं किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि ईद का प्रोग्राम उनके साथ शेयर किया जाए। तो जब मैंने ईद का प्रोग्राम शेयर किया
और लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने मजा आ गया मैम, बहुत यादगार आपने ईद सेलिब्रेट की और इससे बेहतरीन ईद तो हो ही नहीं सकती। तो वाकई उससे बेहतर ईद कोई भी मेरे नजदीक नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप लोग ईद का प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे और मैं उस वक्त आईसीयू में खड़ी अपने फादर के लिए जो है वो उनकी जिंदगी के लिए मैं दुआ कर रही थी। मुझे याद है मैंने पापा से कहा था कि पापा मतलब मेरे से नहीं हो पा, क्योंकि मैंने अपने फादर को कभी भी इस तरह से बीमार नहीं देखा, तो बस परफेक्टली ऑल राइट, वो काफी एक्टिवली परफॉर्म करते, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोई बात नहीं बेटा कर दो। और मैंने बहुत ही मुश्किलों से आप लोगों के ईद के बड़े हंसते मुस्कुराते हुए मैसेजेस दिए, क्योंकि उसका मेन पर्पस ही यही था कि मैं अपनी वजह से आप लोगों के चेहरों पे तकलीफ के असरात नहीं देख सकती थी। और फिर कुछ लोगों को पता भी चल गया, काफी टाइम गुजर गया, मैं आपके पास आई हूँ और मेरे फादर जो हैं फिर उसके 2-3 दिन बाद वो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, ये भी हुआ कि मैंने तो भरपूर कोशिश की थी, लोगों की हेल्प की थी और जितना हो सके मैंने बेस्ट से बेस्ट किया था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में आपको जब अल्लाह ताला ये इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, जिसने इस दुनिया में आना है उसने जाना भी है। जब हम किसी के आने पे नहीं रोते तो फिर हम किसी के जाने पे क्यों दुखी होते हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे नजदीक यही है कि हमारे बहुत से अपने होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास होते हैं और मेरे पास इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं आप लोगों की शक्लों में, आप लोगों की चाहतें, आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें सुरखरुख किया। आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने उन तमाम वॉलंटियर्स का जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी डिफरेंट ममालिक में हमारी रेसिपीज को बहुत बेहतरीन तरीके से शेयर करते रह गए। तो जी जिसमें सबसे पहले हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं अहमद फहद एंड अब्दुल्ला फहद, इनकी पूरी फैमिली ने भरपूर कोशिश की, ना कि जस्ट इस्लामाबाद, कराची बल्कि कतर में भी बाकायदगी से ये रेसिपीज भेजते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपकी पूरी फैमिली का जिन्होंने इतनी ज्यादा एफर्ट हमारे साथ की। इसके अलावा हमारी स्टूडेंट है आयशा खान लोधरा से, नौरीन वजीराबाद से, रिफत वजीराबाद से, हमजा रावलपिंडी से। ओके जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन की जाने चाहते हैं। आपने मुझसे ये पूछा क्या मेरे फादर खुश थे कि मतलब मैंने अपना एक करियर खत्म करके मैं सोशल वर्क की जानिब आई। जी ऑफ कोर्स 100% मेरे पापा बहुत राजी थे और बहुत खुश थे, क्योंकि जब मैंने 2016 में बिकन हाउस को और पार्लियामेंट हाउस का प्रोजेक्ट खत्म करके मैंने जब PFFB को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये मैडम साइमा अमार का एक ख्वाब था और मैंने इस ख्वाब को मैं आगे लेके चलना चाहती थी, तो पापा बहुत खुश थे। पापा ने मुझे कहा था कि बेटा अगर आप किसी और इदारे में जाते तो मैं आपसे ये पूछता कि आपने कितनी सैलरी पे हो, लेकिन आप अपने रोल मॉडल का ख्वाब पूरा करने जा रहे हो तो मैं आपसे ये कभी भी नहीं पूछूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि जिस जानिब आपने कदम बढ़ाए हैं इसको आपने मंजिल की तरफ भी लेके जाना है। हाँ, लेकिन मेरे फादर ये जरूर कहते थे कि मैं एक खास कैटेगरी के लिए अपने आप को फिक्स ना करूं। मतलब वो चाहते थे कि मैं एक अवामी लीडर बन जाऊं, यानी कि हर किसी को कोई भी मसला हो तो वो ये ना सोचे कि जी राबेल से ब्लाइंड लोगों के लिए काम करती है, वो ये कहें कि हमें कोई भी मसला है ना तो ये हमारी दिल का हाल सुन लेगी या हमारा कुछ काम कर सकती है। तो इसी चीज को लेते हुए मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है मैं काउंसलिंग करती हूँ। पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं, अपने दिल का हाल सुनाते हैं और मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। और इसके अलावा इंटरनेशनल लाइन्स क्लब है और इंटरनेशनल लाइन्स क्लब में भी मैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करती हूँ, जिसमें मैंने अपने बाबा के साथ भी जाके कब्रिस्तान में जो है मैंने 150 पौधे लगाए थे। कैंसर के पेशेंट्स हैं या शीट मेल है, इन सब के साथ मैंने एक्टिविटीज की हैं। तो मेरे फादर हमेशा यही चाहते थे कि अगर मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, सोशल वर्क इट्स डजंट मीन किसी एक खास कैटेगरी के लिए की जाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने PFFB की तमाम टीम का, जिन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट की मेरे साथ PFFB स्पेशल ट्रीट को चलाने के लिए, हमारी कंपनी सेक्रेटरी मिसेस लुबना आफ्ताब का और हमारे प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर ताहिर अली साहब का। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड लाइनस साबिल पे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स दें। हमसे जितना पॉसिबल हुआ हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे और
कुछ न कुछ न्यू आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। जिंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट लें। दैट इज ट्रू लाइफ। अल्लाह हाफिज।